अरे ओ सांबा, जो डर गया समझो मर गया। कितने आदमी थे? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। क्यों? इन डायलॉग्स और तस्वीरों के आते ही जहन में घूम गई ना पूरी फिल्म। हिंदी सिनेमा की ये फिल्म बनी ही ऐसी थी। अगर गब्बर की भाषा में कहें तो यहाँ से 50-50 कोस दूर तक हर बच्चे को पता है 15 अगस्त के दिन टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक शोले की गूंज सुनाई देती है। वो ठाकुर, वो गब्बर, वो जय वीरू, वो बसंती और यहाँ तक कि सांबा, कालिया जैसे छोटे किरदारों के साथ में बसंती की घोड़ी धन्नो की चर्चा हर जुबान पर चढ़ी होती है। ऐसा है 50 साल पहले बनी इस फिल्म शोले का जादू। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। नमस्कार, इंस्टापेट पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म शोले 15 अगस्त 1975 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। आज हम इसके 50वें साल पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो इन्हीं किरदारों की वजह से ये पर्दे पर जितने मजेदार हैं, इनके गढ़े जाने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। आज के वीडियो में हम आपको शोले के किरदारों की ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो बताइए, किसकी कहानी सुनेंगे पहले? विलेन गब्बर की, हीरो जयवीरू की, हीरोइन बसंती की या फिर डैनी की? सब हैं एक से बढ़कर एक। तो चलिए आपके लिए हम शुरू कर देते हैं गब्बर सिंह की कहानी से। दरअसल शोले का जो ताना बाना बुना गया ना, वो एक विलेन के इर्द गिर्द बुना गया। वो विलेन असली का डकैत था, चंबल का खूंखार डाकू जब्बर सिंह। फिल्म के लेखकों सलीम जावेद में से सलीम साहब ने इस डाकू की कहानियां बचपन से सुनी थी। डायलॉग में जब वो स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर मशहूर हुए तो उसी जब्बर सिंह के इर्द गिर्द कहानी लिखी। उसी कहानी को नाम दिया गया शोले। कहानी में जब्बर सिंह का नाम बदलकर गब्बर सिंह कर दिया गया, लेकिन ये किरदार इतना जोरदार था कि स्क्रिप्ट लिखे जाने तक ये नहीं तय हो पाया कि गब्बर का रोल करेगा कौन। डायरेक्टर रमेश शिप्पी चाहते थे कि ये रोल डैनी जैसे मशहूर कलाकार करें। डैनी को 5000 रुपए भी एडवांस में देकर उनको साइन कर लिया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में डैनी ने ना कर दिया। डैनी की ना के बाद राइटर सलीम जावेद ने एक नए लड़के का नाम सुनाया। नाम था अमजद खान। वो मशहूर एक्टर जयंत के बेटे थे और उस वक्त थिएटर में काम कर रहे थे। पिता जयंत तो चाहते थे कि बेटे को हीरो के तौर पर लॉन्च करें, लेकिन कैंसर से उनकी मौत हो गई। तब अमजद खान नाटकों में काम करना शुरू किए थे। सलीम जावेद ने अमजद खान को ऐसे ही एक प्ले में देखा था। तब हीरो की तरह हैंडसम अमजद खान मुश्किल से विलेन के रोल के लिए तैयार हुए थे, लेकिन जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने खुद को गब्बर के किरदार में बदल लिया। गब्बर की हंसी, उसका ठहाका, उसकी ड्रेस और चाल ढाल सब अमजद ने अपनी तरह से डेवलप किया। लेकिन सेट पर जब वो पहुंचे तो गब्बर की शख्सियत के हिसाब से उनकी आवाज ही मैच नहीं कर रही थी। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? हथेलियों पर खैनी मलते हुए गब्बर सिंह का ये डायलॉग बच्चे बच्चे को आज भी याद है। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे। शोले में अमजद का ये पहला शॉट था, आपको बता दें। लेकिन सारी तैयारियों के बीच जब अमजद खान ने स्क्रिप्ट के लिहाज से खैनी नहीं मली और ना ही वो एक खूंखार डाकू की तरह दहशत वाले अंदाज में डायलॉग बोल पा रहे थे, तो हर किसी को टेंशन होने लगी। और आपको बताएं कि ये सिलसिला कई दिनों तक चला। अमजद खैनी मलते तो डायलॉग भूल जाते और डायलॉग बोलते तो खैनी निकालना भूल जाते। ये हालत देखकर जो है खुद सलीम जावेद ने कहा कि रमेश, इस लड़के को तो हटाकर गब्बर के लिए किसी और को साइन करना पड़ेगा। ये बात जब अमजद खान को पता चली तो उन्होंने लेखक और निर्देशक दोनों से गुजारिश की कि आप फिल्म की शूटिंग करते रहो, मैं स्पॉट बॉय की तरह काम करूंगा और अपने रोल की रिहर्सल करता रहूंगा। इसके बाद अमजद खान रोज गब्बर की ड्रेस पहनकर आते और सेट पर दूसरे कलाकारों की मदद करते।
इस तरह कई हफ्तों के बाद अमजद खान में वो आत्मविश्वास लौटा और जब शूटिंग शुरू हुई तो गब्बर के अंदाज ने सेट पर सभी को चौंका दिया। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी। गब्बर का किरदार तो सेट हो गया फिल्म में, अब बारी थी कि ठाकुर की कहानी में क्या किया जाए। पहले आइडिया था कि ठाकुर के किरदार को आर्मी बैकग्राउंड दिया जाए और ठाकुरों के साथ मुकाबले में सेना के जवानों को उतारा जाए, लेकिन एक तो सेना के साथ शूटिंग में मुश्किलें थीं और दूसरी जिस किरदार को देखकर बलदेव सिंह का रोल लिखा गया था वो पुलिस से थे। जी हाँ, फिल्म में ठाकुर का किरदार लेखक सलीम खान के ससुर से प्रेरित था, उनका नाम भी बलदेव सिंह था। अब यहाँ दिक्कत थी कि कहानी में जो असली डाकू जब्बर सिंह था उसके आगे तो पुलिस भी खौफ खाती थी, तो फिल्म में गब्बर सिंह के खिलाफ पुलिस फौज कैसे भिड़ाई जाए। तब सलीम खान ने अपने कॉलेज के 2 किरदारों का जिक्र किया। ये 2 लड़के थे जय और वीरू। इन्हीं के आधार पर फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ का किरदार गढ़ा गया। कहानी में जय वीरू और ठाकुर का किरदार तो तय हो गया, लेकिन मुश्किल ये थी कि ठाकुर का किरदार निभाने वाले संजीव कुमार चाहते थे कि वो वीरू यानी धर्मेंद्र वाला रोल करे, जबकि धर्मेंद्र वीरू का रोल नहीं मिलने पर फिल्म छोड़ने तक की बात करने लगे थे। इसकी वजह थी बसंती यानी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के साथ डायरेक्टर रमेश सिप्पी सीता और गीता जैसी हिट फिल्म बना चुके थे। इनकी जोड़ी भी जम चुकी थी, लिहाजा शोले में इन्हें वो दोहराना चाहते थे। लेकिन संजीव कुमार का अलग मामला था, वो दिल का मामला था। दिल ही दिल हेमा मालिनी को वो चाहने लगे थे। इस रोल के बहाने वो हेमा के और करीब आना चाहते थे, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद संजीव कुमार को पीछे हटना पड़ा। तब इसके बाद एक और कहानी शुरू होती है शोले के सेट पर। धर्मेंद्र और हेमा के बीच कुछ चल रहा है, ये बात अब तक अफवाह थी, लेकिन शोले के सेट पर यह सब कुछ साफ दिखने लगा। फिल्म की पूरी यूनिट मुंबई से हजारों कोस दूर बेंगलोर के पास एक पहाड़ी इलाके में थी। फिल्म में दिखाया गया गांव यहीं बसाया गया था। मुंबई से दूर इसी रामगढ़ में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का प्यार एकदम परवान चढ़ा। धर्मेंद्र की दीवानगी इतनी कि हेमा के साथ करीब रहने वाले शॉट्स के लिए वो बार बार रीटेक दे रहे थे। इसके लिए वो कभी लाइटमैन तो कभी ऑडियो वाले को पैसे दे देते तो ताकि कोई गलती हो जाए और शॉट दोबारा लेना पड़े। जिस सीन में धर्मेंद्र हेमा को बंदूक चलाकर आम तोड़ना सिखाते हैं उसमें तो 20 रीटेक लग गए थे भाई। इसी सीन में ये पता चला कि धर्मेंद्र एक रीटेक के 100 रुपए देते थे टेक्नीशियंस को। इसी तरह होली वाले सीन्स वीरू और बसंती के स्टेप्स 3 दिन में पूरे हुए थे। यानी फिल्म के सीन की तरह धर्मेंद्र हेमा का रोमांस भी चरम पर था। ये रोल वैसे हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से प्यार की वजह से किया था, वरना वो रमेश सिप्पी को पहले ही मना कर चुकी थी। तब सिप्पी साहब ने हेमा को समझाया था और कहा था कि ये कहानी भले ही गब्बर ठाकुर जयवीरू की है, लेकिन दुनिया बसंती को याद रखेगी। क्या आपको याद है बसंती? ये बात तो हुई शोले के मुख्य किरदारों की। इसमें और भी कई किरदार यादगार हैं, जैसे 2 सीन में दिखने वाला सांभा, 2 सीन में मरने वाला कालिया, वो सूरमा भोपाली और अंग्रेजों के जमाने का जेलर। सूरमा भोपाली का जो किरदार रहा वो भोपाल के एक फॉरेस्ट अफसर से प्रेरित था। वहीं जेलर का किरदार पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर से। अपने इसी प्रोफेसर के अंदाज को अपने किरदार में उतारा था आसानी से। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। इस तरह की डिटेल वाली फिल्मों को आज बनाना काफी मुश्किल है। उस जमाने में ये फिल्म बनाने में 2.5 से ज्यादा साल लग गए थे भाई। जो फिल्म बननी थी 1 करोड़ में, उसकी लागत 3 करोड़ तक चली गई थी। ये भारत की पहली 70 mm की फिल्म थी। इसका रील लंदन में तैयार किया गया था, लेकिन मुश्किल ये कि इतनी महंगी फिल्म कोई खरीदने को तैयार ही नहीं। खैर, कई वितरकों से
बातचीत और शर्तों के साथ फिल्म रिलीज हुई। इसके पहले शो के लिए मुंबई का मिनर्वा थिएटर बुक किया गया, लेकिन फिल्म के 70 mm वाला जो रील था जब लंदन से मुंबई पहुंचा तो उसको कस्टम डिपार्टमेंट ने इसे एयरपोर्ट पर ही सीज कर दिया। तब किसी तरीके से फिल्म का जो प्रीमियर था वो 35 mm के रील से किया गया। इस प्रीमियर के बाद जो अखबारों में समीक्षा छपी उसमें कहा गया कि एक लेंदी और कमजोर फिल्म है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद जो खबर आई, मुंबई के सिनेमाघर में पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की बिक्री गिर गई। खबर में आगे लिखा था, दर्शक इंटरवल में भी फिल्म नहीं छोड़ रहे, यानी फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी। मिनर्वा थिएटर में फिल्म 5 साल तक चली और आज 50 साल बाद भी इसकी चर्चा हुई है। आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और ऐसे ही देखते रहिए दिलचस्प कहानियों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।